नमस्कार, 1 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों की ताजा झड़प का जो मुद्दा है वो आज संसद में गूंज रहा है। विपक्ष ने आक्रामक तरीके से सरकार पर निशाना साधा और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के दोनों सदनों में इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है। वो बोले कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी से सामना किया है और चीनी सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। कोई भारतीय सैनिक ना तो हताहत हुआ है और ना ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। सेना के शौर्य का अभिनंदन करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को एरिया के जो लोकल कमांडर हैं उन्होंने जो चीनी काउंटर पार्ट है उसके साथ एक फ्लैग मीटिंग भी की और चीनी पक्ष को इस तरह की हरकत करने के लिए मना किया गया और शांति बनाए रखने को कहा गया है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मीडिया से मुखातिब हुए। बोले कि कांग्रेस के राज में 18 किलोमीटर जमीन हड़पी गई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में कोई एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर विपक्ष आक्रामक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद संसद के दोनों सदनों, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों से कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया है। कुछ और विपक्षी पार्टियों ने भी वॉकआउट किया है। तो ये मसला जो है गर्माता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर सुनवाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर
शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? और उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में रक्षा मंत्री के बयान से पहले इस मुद्दे पर गृह मंत्री के बोलने पर ऐतराज जताया है। एक बार पीएम केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है तो देश को कैसे रक्षा करेगी? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी इनको सब सौंप दिया जाए। तो जब सदन के अंदर सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते? ये सवाल, ये कानूनी सवाल है, ये पूछना चाहता हूं मैं भी। तो इस खबर के बाद राजनीतिक भूलचाल जो है वो आ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन के साथ लगातार भारत का तनाव जो है वो बना हुआ है। और इस मुद्दे को समझने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह, आर्टिलरी के ADG रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और स्कंददयाल हैं, पूर्व राजनयिक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेजर जनरल SVP सिंह, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हमने गलवान देखा था 2020 में और उसके बाद ये तवांग है। तो चीन अपनी हरकतों से यहाँ पर बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये एक बार फिर कहीं ना कहीं तनाव का कारण बन रहा है जो तवांग में हुआ। देखिए, चीन की जो टैक्टिक स्ट्रैटेजी है, डोमिनेशन करना, एशिया में वो नंबर 1 पावर, रीजनल पावर जानना चाहता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, जो उसने गलवान में किया उससे पहले उसने डोकलाम में किया 2017 में। पर चीन ये भूल रहा है कि 1987 में सोमेड्रोंग में, इसी सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में उन्हें मार खाई थी। उससे पहले 1967 में नाथुला ईस्टर्न थिएटर फिर से, वहां पे बहुत ज्यादा मार खाई, 300-400 उनकी कैजुअल्टीज हुई थी। अभी गलवान का देखें, बहुत बहादुरी और वीरता के साथ हमारे जवान लड़े, वो सबक नहीं सीखे। दूसरा, इस समय भी उन्होंने, उनके घायल जो हैं 20 से 30 गिने जा रहे हैं, एक बहुत बहादुरी के साथ हमारी जवानों ने सामना किया है। और खास करके मैं बोलता हूं कि इस समय इंटेलिजेंस, जिसको हम हमेशा कसूरवार बोलते हैं, इंटेलिजेंस सही रही है। पिछले 15 दिन से इनका बिल्डअप हो रहा था, उसी को जरिए में रखते हुए हमारे विदेश मंत्री ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि हम हर चीज के साथ तैयार हैं और हमारे रिलेशंस तभी सहमत होंगे जबकि LAC के ऊपर पीस रहेगी। नाउ आपको मैं बताना चाहता हूं इसमें कि चीन क्यों डोमिनेशन करना चाहता है इस समय। ताइवान में वो रुका हुआ है जी। अमेरिका ने ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 भी उम्मीद है कि पास करेंगे, जिसके साथ वो एक्टिव सपोर्ट देंगे ताइवान को। तो वहां पे वो रुका हुआ है इस समय। दूसरा है कि यहां पे जो कर रहा है, हमारे को वो टाई डाउन करना चाहता है। पर ज्यादा जो हमारे को खतरा और ज्यादा है, हमारे को डोमिनेशन का खतरा है इस समय, चीन की जो मैरीटाइम पॉलिसी है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर वो डोमिनेशन करना चाहता है। वहां पे मैं समझता हूं हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। ऑलरेडी उनके पास 3 इंपॉर्टेंट बेसिस बन गई हैं, हम्बनतोता,
गवादार और जिबौती। तो ये जो अभी यहां पे हुआ है, इसमें हमारी एक तरह की डोमिनेशन भी है। हम बेटर हाइट पे हैं, वेंटेज पॉइंट पे हैं, और उसको हमने पूरा ध्यान रखते हुए हमारे जवानों ने बहुत बेहतरीन एक्शन किया है। अगला पॉइंट ये है कि 23 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं हमारे चीन के साथ, उसमें से ये एक फ्लैश पॉइंट है तवांग का क्या महत्व है? तवांग का यह महत्व है कि तिब्बत का जब हिस्सा था पुराने जमाने में, तो लहासा और तवांग दोनों बहुत बराबरी के इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, और यहां पे इनकी मॉनेस्ट्री है। उसी को अभी चीन, पहले तो उन्होंने 1960 में चर्वन लाइन ने दिया पैकेज डील का ऑफर के अक्साई चिन फॉर मैकमोहन लाइन। दैट मीन्स कि वो अक्साई चीन को चाहते थे, पर मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल अभी ये वाला एरिया, वो भारत को देना चाहते थे। अभी कुछ सालों से वो साउथ तिब्बत बोलने लगे हैं कि हमारा इलाका है। तो इसका एक शिफ्टिंग सैंड ड्यून जो बोलते हैं, वो स्टांस रहा है चीन का कि जितनी भी टेरिटरी दुश्मनों की हम नेबरहुड में ऑक्यूपाई कर सकें वो करें। और ये मैं समझता हूं कि चीन का ये जो स्टैंड है इस समय, शी जिनपिंग जो कि कोविड की मार खा रहा है अपने देश के अंदर, और जो राइज हुआ है वहां पे, अपराइजिंग हुई है, उसको अभी ध्यान रखते मैं समझता हूं वो दर्शकों को, अपने चीन के निवासियों को वो डायरेक्ट कर रहा है इस समय कि हमारी भारत के साथ ये हालत है, भारत ने हमारे पर आक्रमण किया है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर स्कंद तयाल जी भी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। स्कंद जी, यहाँ पर हाल ही में हमने देखा था G20 में आमने सामने हुए थे दोनों नेता, बातचीत हुई है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल बातचीत हुई हो, कुछ ठोस निकल कर आया हो या कुछ मुद्दों पर बातचीत हो, वैसा नहीं हुआ। लेकिन चीन ने आपत्ति जरूर जाहिर कर दी थी भारत और अमेरिका का जो साझा युद्धाभ्यास हुआ है उत्तराखंड के औली में, उसको लेकर कि भाई ये 1993 और 1996 का जो बॉर्डर अग्रीमेंट है उसका ये उल्लंघन है। तो उसे किस तरह से यहाँ पर देखा जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि अभी तक तो केवल लद्दाख में, गलवान क्षेत्र में ही तनाव था और प्रेशर पॉइंट थे, ये सब, पर अब अरुणाचल प्रदेश में भी चीन आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। और जैसा रक्षा मंत्री ने कहा कि वो धीरे धीरे स्टेटस को चेंज करते हैं, सलामी स्लाइस टैक्टिक्स यूज करते हैं। और एक चीज ये देखनी है हमें कि चाइना पूरा एजेंडा कंट्रोल कर रहा है, कहाँ दबाव बढ़ाना है, कब दबाव बढ़ाना है, और हमें रिएक्ट करना होता है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अब वो एक समय आ गया है कि अगर चाइना एक जगह कहीं बढ़ने की कोशिश करता है तो एकदम हमारी जवान भी कहीं और जहां उन्हें कोई एडवांटेज है वहां आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में जब भी एक बातचीत होती है तो गिव एंड टेक करना होता है। जैसे कि हमने गलवान में देखा, हमने जब पीक्स हासिल कर ली तो चाइना एकदम आया, उससे बात की। उस समय खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा कि हमने ठीक नेगोशिएट किया कि नहीं किया, और सब पॉइंट्स उस समय सेटल हो जाते तो शायद अच्छा था, क्योंकि हमने वो पीक्स को से पीछे हट गए। खैर वो बात अलग हो गई। और उस वक्त कई दौर की बातचीत हुई थी दयाल साहब। जी हाँ, बात हो रही है, 16 राउंड्स की बात हो चुकी है, पर वहां इस समय स्टेटस को एक अनस्टेबल स्टेटस को है। कभी भी फौजें बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, पीछे 50,000 जवान खड़े हुए हैं दोनों साइड्स के, तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस स्थिति में चीन अब एक अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोलने का प्रयत्न कर रहा है। वो भारत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक बहुत मजबूत है, उनका मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से हो सकता है। भारत का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव कर रहा है पिछले 10-15 साल में जी। पर फिर भी हमारे ऊपर दबाव अधिक पड़ेगा अगर हमें मोबिलाइजेशन अपनी ट्रुप्स का आगे तक करना होगा, जो पीस स्टेशन से उनको आगे ले जाना होगा जी। और जाड़ा आने से पहले चीन कोशिश कर रहा है कि कुछ जगह पे वो ऊंचाई हासिल कर ले, या इतना तो डिटेल फौज के लोगों को पता होगा कि यहाँ क्यों ये आगे बढ़ने का कोशिश की उन्होंने, कि नाला था शायद दोनों साइड पर, एक तरफ चाइनीज एक तरफ भारतीय जवान थे जी। तो वहाँ क्या एडवांटेज वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।
पर बहुत ही चौकस, बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। और शायद चाइना का ये एक सिग्नल था कि युद्धाभ्यास जिसका जिक्र आपने किया, भारत और यूएस के बीच में जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई चाइना एलएसी के काफी दूर हुई, बिल्कुल भारत में हुई, उसके ऊपर चाइना को कुछ बोलने का कोई उसमें रोल नहीं है, कोई उसको बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। पर शायद ये एक उसके लिए भी एक उनका एक जवाब है कि हम शायद डरने कहीं ना वाले कहीं नहीं हैं। जी कहीं ना कहीं प्रेशर जनरेट हुआ जिसके चलते उसने रिएक्ट किया, ताकि वो ये जाहिर करना चाहता था कि हम यहाँ पर आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहते हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर, यहाँ पर दोनों ही मेहमानों को आपने सुना, मेजर जनरल को भी सुना, आपने तयाल साहब को भी सुना। दोनों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी कि हमारे इंटेलिजेंस को और थोड़ा यहाँ पर मजबूती दिखाना चाहिए था। अगर वो 10-15 दिनों से चीन तवांग में ऐसी एक्टिविटीज कर रहा था तो वो हमें पता होना चाहिए था, हम और चौकन्ने रह सकते थे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई यहाँ पर हताहत नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ मामूली चोटें ही हमारे सैनिकों को आई है। लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर इस मसले को उठाने की बात की है। क्या कोई दबाव हम बना पाएंगे इस वक्त इस स्थिति में? क्योंकि चीन जब बातचीत के टेबल पर आता है तब कुछ और होता है उसका रुख, और जब वो आमने सामने होता है तब पूरी तरह से चीन बदल चुका होता है जो उसने कहा होता है। आदिति, आपने बात बिल्कुल सही कही और मैं बिल्कुल सुन रहा था हमारे दोनों को पैनलिस्ट की बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अभी देखें, चाहे आप डोकलाम की बात करें, गलवान की बात करें, या तवांग की बात करें, या प्रेशर बनाने की बात करें, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं। अभी ये अचानक से जब पूरी जियोपॉलिटिकल अलग अलग सिचुएशन, वर्ल्ड ऑर्डर बदलती जा रही है, और वैसे सिचुएशन में टाइमिंग को देखते हुए अगर इस तरीके की कोई हरकतें वहां पे की जा रही है, ये अलग बात है कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन कुछ चीजें शुरुआत तो हुई वहां पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मौके पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो आर्मी है और जिसके शौर्य को और हम सल्यूट करते हैं, और हम ये जानते हैं कि वो पूरी तरह से सक्षम है कि आगे अगर कोई इस तरह से चीजें और ज्यादा बड़ी होती हैं तो वो जरूर हैंडल कर पाएगी। और जहां तक सवाल है प्रेशर बनाने का, तो प्रेशर बनाने के लिए देखिए कई चीजें, एस्पेक्ट्स होते हैं जो मैं इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा, एक पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। हमारी आर्मी के साथ हम सब लोगों को, एक एक हिंदुस्तानी को खड़ा रहना चाहिए, और हम सब हैं। लेकिन अभी जब मैं देख रहा था जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर ही कुछ पार्टीज ऑपोजिशन वॉकआउट कर रही हैं और रूलिंग पार्टी कुछ राजीव गांधी फाउंडेशन की बातें करना, मुझे लगता है ये मौका बिल्कुल वैसा नहीं है। हमें एक यूनिटी दिखाने की जरूरत है और इस चीज को समझने की जरूरत है। जब भी हम यहाँ पर विपक्ष ने सवाल यहाँ पर सेना पर नहीं उठाया। विपक्ष की चिंता ये थी कि 9 तारीख को कुछ हुआ है और आज अगर यहाँ पर 13 तारीख आ चुकी है तो किसी को पता क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये सदन को जानकारी दी गई, क्यों नहीं देश को जानकारी दी गई कि ऐसा कुछ हुआ है। और जब ये मसला सामने आया तब विपक्ष ने जब दबाव किया है, तब जब जवाब आ रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो जो वॉकआउट था वो सेना के ऊपर सवाल उठाते हुए नहीं था, वो सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए था। जी जी बिल्कुल, वो वॉकआउट बिल्कुल अपनी जगह पे, अपोजिशन को पूरा अधिकार है और करना भी चाहिए और सवाल भी उठाना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी जब ऐसे हालात होते हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात होती रहती है तो हमें कुछ न कुछ ये समझने की जरूरत होती है कि हम एकजुट होके, आप वॉकआउट नहीं करके आप वहां पे डायलॉग करें, डिस्कशन करें, और जो रूलिंग पार्टी है वो भी पुरानी किस चीजों पे नहीं जाके उस पे इंगेज करें और कोशिश करें कि इससे एक मैसेजिंग जो एक वर्ल्ड पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाती है वो रुके और हमारी सेना का मनोबल और ऊंचा बढ़े। मैं जान रहा हूं कि ये जब भी मैंने 3 चीजों की मिसालें दी, चाहे आप डोकलाम, गलवान और तवांग की बात करें, अभी ये अलग बात है कि वहां से लगभग 200-300 वहां की पीएलए की जो सेना थी वो इधर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन स्टेटस क्वो को कोई भी यूनिलैटरली अगर चेंज करना चाहेगा तो उसको तो जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक इंटरनेशनल लॉज है, रूल्स है, अपने मुल्क की एक सॉवरेनिटी है और हर किसी को इसका अधिकार है कि उसको वो रोके। अगर वो सैन्य एक्सरसाइज जो सेना अभ्यास की बात करते हुए अमेरिका और इंडिया के बीच जो अब चल रहे हैं उसको आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वायलेशन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई वायलेशन है और उसके बेस पे आप इस तरह की चीजें अरुणाचल में करते हैं। ये तमाम चीजें बेमायने होती है, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लेके जाती है कि हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे हालात क्रिएट करें, कुछ प्रेशर डाल सके। मुझे नहीं लगता है कि वो प्रेशर डालने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि प्रेशर तब डल पाएगा जब हम होगा। ये देखना आपने जो बात कही कि किस तरह से आगे कूटनीतिक स्तर पर हम इस मसले को कितना आगे तक लेकर जाते हैं, किस तरह से चीन पर दबाव बनाते हैं, और ये जो बार बार स्टेटस को चेंज करने की कोशिश चीन करता रहा है उसको किस तरह से भारत निपटता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हमारे जो सैनिक रहे उन्होंने चीनी सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ दिया
लिया, वो पीछे हट चुके हैं। फिलहाल स्थिति वहां पर बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन शांति वहां पर कायम है। और दोनों जो लोकल कमांडर हैं एरिया के, उन्होंने आपस में बातचीत करके फिलहाल मसले को सुलझा लिया। लेकिन अभी ये तनाव यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि गलवान में भी ऐसा हुआ था और उसके बाद से तनाव अब तक बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी ये जरूरी जानकारी साझा करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प जो हुई है, उसका मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और संसद में खासा हंगामा यहां पर देखने को मिला। विपक्ष तवांग के मुद्दे पर चर्चा न कराए जाने से नाराज है। कई विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी से कहा कि वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन जो है वो नहीं गई है, लेकिन मैं तो कई नक्शे लेकर आया था, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उनसे बातचीत की है उमाशंकर सिंह ने। खड़गे जी, स्पीकर साहब ने एक बात कही कि सेना के मामले पे एकजुटता दिखानी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। लोकसभा में जब आप लोग मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के लोग, तो उन्होंने ये टिप्पणी की कि सेना के मामले में एकजुटता दिखानी चाहिए। अरे सेना के मामले में एक है, हमारा पहला सेंटेंस ही वही है कि हम जवानों के साथ है और जो लोग अपना बलिदान त्याग बॉर्डर पे देते हैं और अतिक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान देते हैं, उनका तो हम हमेशा उनको साथ दिए हैं और उनकी बहादुरी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो छुपाने की बात है और जो सामने रखने का है, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी कहीं कमजोरियां बाहर नहीं आए। और राज्यसभा भी चर्चा को तैयार नहीं हुई सरकार। वही कमजोरियां बाहर आएगी और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 1 इंच जमीन भी नहीं गई कहे थे, लेकिन मेरे पास नक्शे हैं कितना जमीन गया है। मैंने 4 नक्शे लाए थे बताने के लिए, वो समय भी नहीं दी। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बता नहीं रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। ये हमारा सवाल है, सेना पर कोई सवाल नहीं है। और उधर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री डरते हैं। हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। सर, क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो स्टेटस को बदलने का प्रयास हुआ, सेना ने विफल कर दिया। अरे क्या, क्यों झूठ बोल रहे हैं देश के होम मिनिस्टर? डेमचॉक में स्टेटस को है क्या? आप वहां पर चीन बैठा हुआ है पोंग सांग सू लेक में, जहां पर हम डिसएंगेजमेंट के उस जगह पर पेट्रोलिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये जो हादसा जो अरुणाचल प्रदेश का है, भाजपा का एमपी कहता है कि हमारे 8 से 9 सेना के लोग बुरी तरह घायल हैं। सुनिए, नीचे से ऊपर आता है चीन, समझे ना, 18,000 फीट से ऊपर आता है और आकर हमला करता है हमारी जमीन पर, हमारे सेना के ऊपर। आप क्या बात कर रहे हैं? कितना झूठ बोलेंगे? डोकलाम में क्या हुआ बताइए। लेकिन रक्षा मंत्री ने तवांग को लेकर कहा कि सेना ने हमारी खरीद लिया। अरे सेना बहादुर थी, हमेशा बहादुर रहेगी। पॉलिटिकल लीडरशिप बहादुर नहीं है। यही भारत के प्रधानमंत्री बाली में G20 में उठकर जाकर मिलते हैं और देखिए नतीजा क्या निकलता है। जाके प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया ना, हाथ मिलाने के बाद भी हमारी सेना पे हमला हो रहा है। हम शुरू से कह रहे हैं कि चीन लद्दाख हो या अरुणाचल हो, यहाँ पर और पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाशे करेगा और कर रहा है। और हमारी भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाते ही नहीं है। आपको अंतिम सवाल कि क्या चीन को लेकर मतलब भारत सरकार सच को सामने लेकर नहीं आ रही है? चाहे पूर्वी लद्दाख की बात हो, चाहे तवांग की बात हो। बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में 2 साल पहले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? फिर आपने 15 राउंड बातचीत क्यों की? और डेमचॉक में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। आप देश को बताइए कि डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन में क्या फर्क है? कैसे वहां पर आपने क्या 2 हफ्ते पहले, पिछले 1-2 हफ्ते में हमारी एयरफोर्स को स्क्रैम्बल नहीं करना पड़ा? चीन के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। ये लोग नाम लेने से डर रहे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस है, फिर भी हम मार खा रहे हैं। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष का मानना है कि सरकार जो है सच को छुपा रही है चीन को लेकर। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार चीन पर कोई चर्चा करवाना ही नहीं चाहती। थरूर ने कहा कि डोकलाम के बाद सरकार बात क्यों नहीं करती है, गलवान और देपसांग में क्या कुछ हुआ। देखिए, आपको पता है कि मैं तुरंत उसी वक्त ही स्टेटमेंट निकाला जब ये खबर पहुंचे। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि चाइना की आंखें तवांग पे हैं और तवांग सेक्टर में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ
दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। और मेरे ख्याल में जो कल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से और उनके तरफ से, कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है हमारे देश के लिए। और हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बहुत कामयाब भी है और इसमें हम एकता के साथ हम रेजिस्ट